गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंकों के ऋण देते समय क्या क्या सिद्धांत अप्लाई करते हैं बैंक, किस तरीके से बैंक अपने जो ऋण है वो देते हैं, किन सिद्धांतों को वो फॉलो करते हुए ऋणों को देते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने बैंक की जो सामान्य प्रोसेस होती है ऋण देने की, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो बैंक जो ऋण देते हैं उसके बारे में हमने जो सामान्य जो जानकारी थी उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक किन सिद्धांतों के आधार पर ऋण देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है इसमें, नंबर पहला टॉपिक हमारा सुरक्षा। बैंक जब भी किसी को ऋण देता है तो सर्वप्रथम वो देखता है कि मेरा जो दिया गया जो पैसा है, हमारे द्वारा जो दिया जा रहा पैसा है वो क्या है, सुरक्षित है या नहीं है। यदि सुरक्षित नहीं है तो बैंक ऋण नहीं देता है और न ही बैंक को ऋण दिया जाना चाहिए। ठीक है, बैंक को ऋण नहीं देना चाहिए। तो सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए क्या क्या चीजें हैं एक व्यक्ति की, एक संस्था की, तो वो है हमारे पास सबसे पहले मूल्यांकन, सुरक्षा का मूल्यांकन। सुरक्षा के मूल्यांकन में कुछ टॉपिक आपको दिख रहे हैं शायद कि सुरक्षा मूल्यांकन किस तरीके से करें। तो सबसे पहले जो व्यक्ति है जिसको हम ऋण दे रहे हैं, व्यक्ति या संस्था कोई भी, उसका चरित्र, यदि व्यक्ति है तो उसके चरित्र को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाने वाला होना चाहिए। यदि पहले से कहीं से ऋण ले रखा है तो उसकी स्थिति आप जान सकते हो कि वो कंटिन्यू अपनी जो इंस्टॉलमेंट है, जो अपना जो पैसा लिया हुआ है ऋण के रूप में, वो चुका रहा है या नहीं चुका रहा है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी ले लेनी चाहिए। तो बेसिक रूप से हमें क्या है, उसके चरित्र की बात करें तो सबसे पहले ईमानदार और अपने कर्तव्य को निभाने वाला होना चाहिए। ये दो चीज़ें विशेष है। फिर उसका देख लेना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, किस उद्देश्य से वो ऋण ले रहा है। उद्देश्य के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से अभी शॉर्ट में। उसके बाद में ऋण की संपत्ति कितनी है उसको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि संपत्ति से ज़्यादा यदि आप ऋण दे देते हो तो फिर यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि ऋण का पैसा वापस नहीं चुका रहा है तो उसकी संपत्तियों का आप जब्त करके फिर उसको नीलाम करके पैसा किस तरीके से वापस लोगे। यदि उसकी संपत्तियां कम हुई, ठीक है, तो उस कंडीशन में बैंक को लॉस होगा। तो इसलिए पहले ही चेक कर लेना चाहिए कि ऋणी का जो संपत्ति का जो स्टेटस है, उसकी स्थिति है वो क्या है, और उसका लगभग 60% के आसपास ही बैंकें ऋण जो उपलब्ध करवाती है और लगभग इतना ही करवाना चाहिए। तो इसके बाद में इसी श्रृंखला में आगे है ऋणी की आय क्षमता। ठीक है, अब ऋणी को जब ऋण दिया जा रहा है तो ये तो चेक कर लेना चाहिए कि वापस वो किस तरीके से पेमेंट करेगा। तो उसकी आय की जानकारी लेना चाहिए। यदि वो सैलरीड पर्सन है तो उसके अकाउंट स्टेटमेंट की जांच करनी चाहिए। यदि वो कोई बिजनेसमैन है तो उसके बैलेंस शीट वगैरह चेक करनी चाहिए। लास्ट ईयर क्या उसका प्रॉफिट था और था, इन सभी की जानकारी लेनी चाहिए। तो इसकी आय की स्थिति का जरूरी है जो आंकलन करना। तो इस तरीके से कुछ इसकी चीजें थी जो सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी थी। अब हम बात करते हैं प्रतिभूति के साथ जमानत। तो जब भी बैंक बड़ी जो राशि के ऋण देते हैं तो बदले में क्या करते हैं, बदले में प्रतिभूति जमानत के रूप में रखते हैं। इसके अलावा जमानत के रूप में कुछ अन्य लोगों को यानी गारंटर के रूप में भी जमानत के रूप में रखा जाता है। यदि परिसंपत्तियों के अलावा होते हैं, ठीक है, परिसंपत्तियां तो रखनी पड़ेगी आपको जमानत के रूप में। इसके अलावा एक गारंटर, ठीक है, वो जो गारंटी देगा और उसकी गारंटी भी जरूरी होती है। ठीक है, और वर्तमान में सभी बैंकें इसी प्रकार का जो ये गारंटर वाला प्रोग्राम उन्होंने अपनाए हुए हैं, क्योंकि इससे थोड़ी अपनी जो संपत्तियां हैं, ठीक है, संपत्तियां मतलब बैंक की संपत्तियां मतलब बैंक का पैसा डूबने से बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीजें बैंक के पास आ जाती है। पहला तो गारंटर आ जाता है, फिर ऋणी की जो है परिसंपत्ति आ जाती है। तो इस तरीके से बैंक का जो पैसा है वो डूबने से बच सकता है, कुछ सुरक्षा उसको मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर है ऋण चुकाने की क्षमता। ये भी बिल्कुल देख लेना चाहिए कि ऋणी की कंडीशन क्या है, क्या वो ऋण चुकाने में सक्षम है या नहीं है। ऋण तो दे दिया लेकिन चुकाएगा कैसे। तो उसकी जो जांच है, जितनी भी जांच की जा सके इस संबंध में, वो गहराई से होनी चाहिए। ठीक है, यदि उसको सैलरीड पर्सन है तो उसके खातों की उसके
इनकम जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, उसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए। यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का, उसकी जो अच्छे से जांच करनी चाहिए। यदि कोई शॉपकीपर है या कोई बिजनेसमैन है तो उसके बैलेंस शीट वगैरह, उसके खातों की जानकारी, उसके रोकड़ की जानकारी लेनी चाहिए और पीछे कई दिनों की लेनी चाहिए। ठीक, कई दिनों का मतलब है कम से कम 3 साल की जानकारी लेनी चाहिए। वर्तमान में बैंक के जो 3 साल का जो रिटर्न भरने वाले लोग हैं या 3 साल की जो टैक्स की जो रिटर्न फाइलें भरते हैं, उनको बेस मानते हुए ही काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि बैंक का पैसा डूबने में थोड़ा आसानी से नहीं डूबे, परेशानी नहीं हो, बैंक का पैसा नहीं डूबे। दूसरा पॉइंट है लाभदायिता। जब भी बैंक ऋण देते हैं अन्य लोगों को, तो वो ये जरूर चेक करते हैं कि हमारा जो पैसा दिया गया है वो किस काम के लिए दिया गया है, वो लाभदायक कामों में है या अलाभदायक कामों में। इसका मतलब यहाँ है कि विकास कार्य में है या अपने पुराने ऋणों की भरपाई करने में है। ठीक है, विकास कार्यों में यदि बैंक पैसा लगाती है तो ठीक है, उससे किसी प्रकार का जो इनकम का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं वापस जनरेट हो जाता है। लेकिन यदि ऋणों की भरपाई में यदि वो सारा पैसा ऋणी ने लगा दिया है तो फिर इनकम तो जनरेट होगी नहीं उसकी किसी तरीके से, बस वो इधर से पैसा लिया उधर चुका दिया। तो इस तरीके से वो एक परेशानी का सबब होता है बैंकों के लिए। बैंक के पास पैसा वापस आना जरा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सपोज करिए एक व्यक्ति है जिसने 10 लाख रुपए का ऋण लिया किसी बैंक से, ठीक है, अब वो क्या करता है, अपने पुराने ऋणों को चुकाने में उसको लगा देता है। अब उसकी इनकम तो है, इनकम तो ये मानो कि उसके सपोज करिए 30,000 रुपये सैलरी पर्सन है, 30,000 रुपये उसकी इनकम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम तो वही है, लेकिन अब उसके खुद के परेशानी होगी ऋणी के, इसके अलावा बैंकों को पैसा चुका है तो उसे खुद की दिक्कत होने वाली है, बैंकों को भी दिक्कत होगी। लेकिन वही पैसा 10 लाख रुपए वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है अपना, ठीक है, अपनी जॉब के अलावा, ठीक है, अपने घर में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, किसी प्रकार का काम धंधा शुरू कर लेता है तो उसकी इनकम अच्छे से जनरेट हो जाती है दूसरे तरीके से। तो वो पैसा है फिर वो क्या है, आराम से बैंक को चुका सकता है और वो पैसे से अपना भी कारोबार अच्छे से खड़ा कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जो ऋणी है वो किस प्रकार के कामों में पैसा लगा रहा है, ये उत्पादक कार्य है या अनुत्पादक कार्य है। तो इस तरीके से बैंक को ऋण देते समय ध्यान रखना चाहिए। उत्पादक कार्य में यदि पैसा लगा रहा है, ठीक है, विकास कार्य में पैसा लगा रहा है, ठीक है, अपना डेवलपमेंट कर रहा है बिजनेस के माध्यम से ओवर से, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आराम से दिया जा सकता है। लेकिन अनुत्पादक कार्य, ठीक है, यदि बात करें हम तो ऋणों की भरपाई में यदि काम में ले रहा है, ठीक है, या कोई ब्याह शादी का कर्जा चुका रहा है, तो इस तरीके से फिर वो दिक्कत वाला काम है, वहां सोच समझ के बैंक को पैसा देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है तरलता। ठीक है, तरलता मतलब है कि बैंक किस तरीके से पैसा देता है। तो बैंक 2 प्रकार से ऋण प्रदान करता है। ठीक है, पहला है मांग पर देय। मांग पर देय जो ऋण होता है वो सामान्यतः एक बैंक दूसरे बैंक को देती है। ठीक है, मांग पर देय उन्हीं को दिया जाता है जिनकी तरलता, ठीक है, जिनकी लिक्विडिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हो, यानी उनके पास पैसा आता जाता रहता है और एनी टाइम पैसा रहता है। तो बैंकें ही ऐसी चीजें हैं जिनके पास एनी टाइम पैसा रहता है। ठीक है, आया गया इस तरीके से। तो बैंक क्या है, एक बैंक दूसरे बैंक को इस प्रकार के जो ऋण है वो देता है, मांग पर देय जिनको हम बोलते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वापस लिया जा सके। तुरंत दिया और जैसी जरूरत पड़ी अपने को वापस लिया, वो मना नहीं करे उसके लिए। ठीक है, तो तुरंत इस प्रकार के जो है वो केवल बैंक ही पॉसिबल है इसके लिए। दूसरा है समयावधि ऋण होते हैं। तो इनको समयावधि के आधार पर 3 भागों में हमने ऋणों को बांटा है। एक अल्पकालिक ऋण होता है, एक मध्यकालिक ऋण होता है, एक दीर्घकालिक ऋण होता है। ठीक है, तो अल्पकालिक जो ऋण होता है उसका टाइम 0 से लेके 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष की अवधि तक का जो ऋण है जो बैंक किस में मानते हैं, अल्पकालिक ऋणों में मानते हैं। इसके अलावा 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक जो ऋण बैंकों के द्वारा दिया जाता है उसको वो मध्यकालिक, ठीक है, ऋण मानते हैं। ठीक है, तो और जो लास्ट जो है 5 साल या उससे अधिक जब ऋण दिया जाता है उसको दीर्घकालिक, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन माना जाता है। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म लोन हो गया, मिड टर्म लोन हो गया एंड लॉन्ग टर्म लोन हो गया। तो 3 से पहले, 3 से 5 और 5 से अधिक, इनकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के जो ऋण है। ठीक है, इसके अलावा उद्देश्य, अब उद्देश्य सामान्य रूप से हम देखते हैं कि ये उद्देश्य क्या होता है कि जो यदि एक व्यक्ति यदि ले रहा है, ठीक है, यदि एक व्यक्ति ऋण ले रहा है तो वो किस प्रकार के काम में ले रहा है, अपने पुराने कर्जों को चुकाने में ले रहा है। ये बात पीछे इस टॉपिक में आ चुकी थी। ठीक है, विकास कार्य, पुराने ऋणों की भरपाई, लगभग ये मैथ सा ही करता हुआ है।
और हमने ऊपर भी डिस्कस किया था यहाँ कि ऋण का उद्देश्य है, यदि एक व्यक्ति अपने लड़के की शादी में पैसा लगा रहा है, ठीक है, और अपने बेटे की पढ़ाई में पैसा लगा रहा है, ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं कि अपने मकान बनाने में लगा रहा है, ठीक है, या अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है, तो उसके लिए ऋण ले रहा है। तो आप देखोगे कौन कौन से उत्पादक कार्य है और कौन से अनुत्पादक कार्य है। यदि मैं बात करूं, शादी में पैसा लगा दिया, 5 लाख रुपए लगा दिए ऋण लेकर के, अनुत्पादक कार्य है, ठीक है। किसी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु भोज पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं भारत में, इंडिया में, हमें ऐसी हमारी प्रथाएं प्रचलित है जिनकी वजह से हमें नुकसान होता है इनसे। तो इस प्रकार से नहीं, अनुत्पादक कार्यों में जैसे लड़की की शादियों की, बीमारियों पे लगा दिया पैसा, ठीक है, और ऐसे अपने फंक्शन कर लिया कोई, ठीक है, मकान बना लिया, तो इन पे जो खर्चा लगा रहा है वापस पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं अनुत्पादक कार्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं हम। और यदि पैसा उत्पादक कार्य में लगाया जाता है, इसका मतलब है कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है कोई व्यक्ति, तो बिजनेस में लगा लिया, अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा रहा है। जैसे एक बच्चा है उसका, वो जैसे उसकी एंट्री हुई अभी MBBS में, ठीक है, तो उसके लिए उसको लोन चाहिए 2 लाख रुपए का उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो फिर वो पैसा उत्पादक कार्य में लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो MBBS कर लेता है उसका बच्चा, तो फिर वो देश के भी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं देश को सेवाएं देगा, ठीक है। देश के प्रोडक्शन का मतलब हो गया देश की इनकम का प्रोडक्शन करेगा वो, ठीक है, टैक्स के माध्यम से और से। तो इस तरीके से यदि कोई एजुकेशन क्षेत्र में यदि पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है, किसी एक स्टूडेंट्स को आगे इंक्रीज करने के लिए पैसा लगाया जा रहा है, तो देश के विकास में कहीं ना कहीं वो रोल निभाएगा और पैसा देश को ही कमा के देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि पैसा लगाए तो उत्पादक कार्य में होता है, अदरवाइज जहाँ पैसा वापस नहीं आना है वहाँ अनुत्पादक कार्य होता है। तो इस तरीके से जो पैसे लगाए जाते हैं उनका ध्यान रखना होता है कि उत्पादक कार्य में या अनुत्पादक कार्य में, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जोखिम। तो जोखिम, तो ये सबसे पहला यही देखा जाता है कि पैसा दिया जा रहा है उसमें कोई जोखिम तो नहीं है। यदि जोखिम वाली चीज है तो बैंक बिल्कुल ये सोच समझ ले कि यहाँ पैसा देना है या नहीं देना है। यदि जोखिम वाला कोई व्यवसाय है, जोखिम वाला कोई कार्य है, यदि वहाँ पैसा दिया जा रहा है तो बिल्कुल बैंक को सोच समझ करके ही पैसे का जो ऋणों के रूप में भुगतान करना चाहिए, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक है सरकारी निर्देश। तो सरकारी निर्देश जितने भी काम होते हैं, ठीक है, बैंक के अंतर्गत, वो सारे के सारे वैसे तो सरकारी निर्देशों के अधीन ही होते हैं। फिर भी RBI के रूल और रेगुलेशन के अनुसार सारे के सारे नियम है बैंकों को फॉलो करने चाहिए, जिनसे कि उनकी जो तरलता भी बनी रहे, उनकी सुरक्षा भी बनी रहे और सभी प्रकार से उनको जो है समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। तो इस तरीके से बैंक के कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर बैंक ऋण प्रदान करता है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही। कुछ समझ में नहीं आए बीच में अगर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपने चैनल को इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।